नमस्कार दोस्तों। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। हम इसकी शिकायत करते तो कहां करते। सरकार तुम्हारी है, गवर्नर भी तुम्हारा है और जज भी तुम्हारा है। जी हां, आज यही हालत है। शायद यही वजह तो है कि विजय शाह को पूरी तरह से उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई। अब विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाली, उसकी गलत एफआईआर दर्ज करने पर सवाल उठाने वाली और निष्पक्ष जांच का आदेश देने वाली उस मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट को अब सुनवाई का हक नहीं है उसमें। अब मध्य प्रदेश की वह अदालत, उच्च न्यायालय बिल्कुल बकवास हो गया, क्योंकि देश की सत्ता के बीच में उसकी गोद में बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट, उसका वह जजसंघी जस्टिस ऑर्डर करता है कि अब इस केस पर कोई और नहीं, हम ही देखेंगे और अब विजय शाह गिरफ्तार नहीं होगा। अली खान महमूदाबाद गिरफ्तार हो चुका, बस यही बहुत। यानी जिसने देश के सम्मान की बात की, जिसने देश की बेटियों के सम्मान की बात की और जिसने सभी के समानता और सामाजिक न्याय की बात की, वो तो 3 दिन जेल में रहा, उसे तो झेलना पड़ा। उसके खिलाफ एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन यहां विजय शाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा। न उसने अपने बयान दर्ज कराए, न उसने अपना कोई और पक्ष दिया। वो बस आका हमारे, सब कुछ हमारा, तो कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा। जी हां, आज यही दशा हो गई। और जब यह दशा हो, तब गोडसे ही पूजा जाता है। तब नाथूराम गोडसे के रिश्तेदार ही उसके साथ में गांधी जी की हत्या की साजिश में शामिल रहा सावरकर पूजा जाता है। उस सावरकर को जो आपराधिक मामले में गिरफ्तार हुआ था, देश की आजादी के लड़ाई के लिए गिरफ्तार नहीं हुआ था, जिसके ऊपर रेप से लेके तमाम हत्या तक के दूसरे आरोप थे, उनमें गिरफ्तार हुआ था, वह सावरकर आज स्वातंत्र वीर कहलाने लगता है और उसको प्रधानमंत्री लंबा लंबा श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन जिस नेहरू ने जिंदगी भर इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, इस देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया, इस देश की आजादी के लिए जेल गए और इस देश की आजादी के लिए अपने परिवार के तमाम लोगों की शहादतें दी, उसके लिए 1-1.5 लाइन। सोचिए आप, यह भारत बना है। तब राहुल गांधी एक खुलासा कर देते हैं कि नाथूराम गोडसे सिर्फ गांधी जी का हत्यारा ही नहीं था, सावरकर और नाथूराम गोडसे उस साजिश में एक साथ ही नहीं थे, बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराने वाला वो सावरकर का नहीं, गोडसे का मुख्यतः वंशज। और कैसे है, राहुल गांधी ने यह बात अदालत में एफिडेविट दे के बताई और कहा यदि गलत मिल जाए तो हम पे कार्रवाई कीजिए। उन्होंने बताया है कि जिस लड़के ने, यानी युवक ने यह कहते हुए वह किया, वो आरएसएस का वह व्यक्ति है पुणे में, जिसने राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं कि वह तो सावरकर का वंशज है और इसलिए उनका पोता है, इसलिए वो मुकदमा कर रहा है और उसके बाबा का जो हुआ है वो अपमान हुआ है। सात्विक सावरकर जिसने मुकदमा किया। तब राहुल गांधी ने सारी छानबीन के बाद अब एमपी एमएलए कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके यह
आवेदन दिया है कि सात्विक सावरकर असल में सावरकर का वंशज नहीं, ये नाथूराम गोडसे का वंशज है। और इसके लिए उन्होंने बताया है कि कैसे जो गांधी जी का हत्यारा था नाथूराम गोडसे, उसके छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे का वह असल में पोता है, गोपाल विनायक गोडसे का, यानी बीडी सावरकर का नहीं, वो नाथूराम गोडसे का पोता है। और सावरकर के परिवार की वह लड़की, वह महिला है जो उसकी मां है। यानी पूरा खेल समझ लीजिए, ये रिश्तेदारी ऐसी नहीं है कि सिर्फ इधर उधर की हो, ये चितपावन ब्राह्मणों का गैंग है, वही गैंग यह कर रहा है। और जब यह गैंग यह करता है तो स्वाभाविक सी बात है तमाम सच सामने आते हैं। अब इसी सच में आ जाता हूं कि किस तरीके से साजिशकर्ता ने अपनी वंशावली छिपाई, झूठ बोला अदालत में। और इन सब को लेकर के राहुल गांधी ने पहले ही अदालत से कहा था इस केस को समन ट्रायल में बदल दीजिए, हमें इसे पिटी ऑफेंस में नहीं रखना है, हम चाहते हैं इस पर कार्रवाई हो, इस पर जांच हो, मेरे खिलाफ ही हो, लेकिन हो जिससे मैं अपनी बात कह सकूं। हालत बिगड़ी हुई तो यह सच है, इसीलिए शायद संघी जो है उसके गुणगान करते हैं, नरेंद्र मोदी हो और उसके बाद में राजनाथ सिंह हो, पूरा गैंग, जितना गैंग है मोदी गैंग, वो आज सावरकर रट रहा है। उस सावरकर को जो माफी वीर था, जिसने आधा दर्जन बार माफी मांगी और मुखबिरी कराता रहा अंग्रेजों के लिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए। उसने अपने आप को झूठा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित कराया था। बाद में जब सबूत आए, उसकी फाइल खुली, तब पता चला अरे ये तो माफी वीर था, ये तो पेंशन लेता था, 60 रुपया महीना पेंशन लेता था, जब डीसी डीएम कलेक्टर की सैलरी 40 रुपए होती, यानी 40 रुपए कलेक्टर की सैलरी और इसे मिल रहा था पेंशन 60 रुपए। किस बात का? कि ये अंग्रेजों का मुखबिर था, तमाम अपराध करके आया था, कहा मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहां आपकी सरकार मजबूत करने का काम करूंगा और इन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों को मरवाऊंगा, उनके खिलाफ सारा काम करूंगा। तभी तो झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जाकर के गुजरात में तमाम झूठ बोलता है। उसी के एक दिन पहले वो कह रहा था कि भारत इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि यहां से हर सामान बन के दुनिया में जा रहा है, सप्लाई हो रहा है। और वहां जाके कहता है कि मेक इन इंडिया कीजिए, हर चीज तो बाहर से विदेश से बन के आ रही है, यहां कुछ हो ही नहीं रहा, चाहे बालों की पिन हो, चाहे कोई और चीज हो। तो जब यह बताता है तो उसी के बाद वो यह बताता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जब तक पीओके ना आ जाए तब तक लड़ाई लड़ते रहिए। लेकिन वो भूल गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हर बात चिट्ठी में लिखते थे और उनकी चिट्ठियों की पूरी एक बड़ी बुक बनी हुई है। उस बुक के वॉल्यूम 1 में 99 नंबर पेज पर 4 जून 1948 को वह चिट्ठी लिखते हैं। बीमार थे, नैनीताल में थे और अयंगर साहब को चिट्ठी लिखते हैं जो जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी मंत्री थे, गोपाल अयंगर, कि आप अब इस युद्ध को विराम पर सोचिए क्योंकि भारत की आर्थिक दशा और दूसरी दशाएं बहुत बिगड़ रही हैं। ये लड़ाई बड़ी लंबी खिंच गई है, इतनी लंबी खिंचने से हमारे लिए संकट खड़ा हो गया। उधर राजा हरि सिंह भी यही बात कह रहे थे कि अब बहुत हो चुका, बारामूला बच गया, राजौरी बच गया, पुंछ बच गया, ये सब बच गया, अब आप जो है इससे आगे मत बढ़िए, संभाले नहीं संभलेगा।
तो अब आप समझिए, नरेंद्र मोदी सरेआम झूठ बोलता है, बार बार बोलता है, एक बार नहीं, इतना झूठ बोला है कि झूठ पर उसके किताब लिखी जा सकती। नरेंद्र मोदी के झूठ, वो भ्रष्टाचारियों का समर्थन करता है, वो झूठों का समर्थन करता है, वो लिंचर्स का समर्थन करता है, और वो कोई भी झूठी कहानी करता है। जी हां, यही वो करता है। और इसके लिए वो तमाम बार ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है जो तमाम गड़बड़ियां करते रहे। आप याद करिए, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस वक्त में जो तिरुवनंतपुरम का राज्य है, त्रावणकोर राज्य, उसका प्रधानमंत्री था अय्यर। उसने सिग्नेचर कर दिए थे पाकिस्तान के साथ जाने, और उसके परिवार का ही व्यक्ति है शशि थरूर। बहरहाल उसने बड़ी वफादारी, बड़ी उसकी बात करी, वो एंगर भी समझ गया कि नहीं नहीं अब नहीं चलेगा, भारत के साथ आया। उस समय जोड़ने का विषय था, जोड़ा गया। तो आज भी वो ब्लड कहीं ना कहीं घूमने लगता है, तो वही होता है। शशि थरूर जाकर के जब बाहर विदेश में झूठ बोलता है, तो उसको वह दलित नेता उदित राज पकड़ लेता है कि अरे इतना झूठ, क्योंकि उदित राज भी इनकम टैक्स कमिश्नर रहा है, पढ़ा लिखा है, दलित समुदाय से है तो और ज्यादा पढ़ा होगा, क्योंकि तभी वो बेचारा सम्मिलित हो सका, उसे कुछ विरासत में तो मिला नहीं था। तो उसने कहा भूल गए हैं बताना कि कितना झूठ बोल रहे हो, कि पहली बार बालाकोट के समय में हम गए, हम कितने बार पाकिस्तान में गए, हमने तो पाकिस्तान में तिरंगा फहराया है, और तुम कह रहे हो ये पहली बार हुआ। यानी नरेंद्र मोदी के जो संपर्क में आएगा वो झूठ ही बोलने लगेगा। यह इस बात का सबूत है। ये वही शशि थरूर है जो कभी सच बोलने की बात करते थे, आज झूठ बोल रहे हैं। तो यह स्थिति हो, उदित राज ने एक एक उदाहरण दे दिए कि 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, हर बार हमने वहां झंडा फहराया। हमने 1947 में भी फहराया, क्योंकि जब लड़ाई शुरू हुई थी तब वो पीओ, पूरा कश्मीर ही पीओके बन चुका था। तो हमने कश्मीर का जितना हिस्सा लिया, 2/3 हिस्सा ले लिया। वो 2/3 हिस्सा जहां हमने झंडा फहराया तिरंगा, वो पाकिस्तान में ही फहराया। तो इससे आप समझिए, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए। हमने कराची में घुस करके उनका ऐसा जलाया पोर्ट कि 7 दिनों तक कराची जलता रहा था 1971 में। आप डाल लीजिए, सर्च कर लीजिए, नहीं आएगा। तो इस तरह से स्थिति होती। वो यह नहीं बताता है कि भारत सरकार कितना झूठ बोलती है, रक्षा मंत्रालय बोलता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा हमने अब इस पर काम शुरू किया है कि एडवांस मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए 2034 तक हम 5th जनरेशन का बना लेंगे, और इसको बनाने की मंजूरी दे दी है। जब वो कहता है 5th जनरेशन की बना देंगे, तो हमें आता है पड़ोस में चीन 6ठे जनरेशन की बना चुका है, और अब वो 7वें पर काम कर रहा है। पाकिस्तान उससे 5वें जनरेशन की वह एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए सौदा कर रहा है। तो यानी आप 34 तक बनाएंगे, पाकिस्तान तो अभी ले आएगा 6 महीने बाद 5वें जनरेशन। तो क्या बता रहे हैं? पंडित नेहरू ने असलहे नहीं मांगे थे अमेरिका से। उन्होंने कहा था हमें टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स बनाने, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट हमारे पास बन गए तो हम खुद बनाने लगे। हमें जरूरत नहीं। जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, तब राजीव गांधी ने आईआईटी कानपुर में ही सुपर कंप्यूटर बना दिया। भूल गए आप? तो इसलिए बताना जरूरी है कि ये झूठ फैला के, नफरत फैला के जो बातें करते हैं,
उसका जवाब देना बेहद जरूरी है। इन्होंने झूठ की ही प्रयोगशाला बनाई, इसलिए जरूरी है कि आप सच जानें। सावरकर माफी वीर था, उसने देश के साथ गद्दारी की और वो किसी भी देश के आजादी के आंदोलन के कारण गिरफ्तार नहीं हुआ था, बल्कि अपराधों के मामले में गिरफ्तार हुआ था। उसकी किताबों को पढ़ लीजिए, उसने किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर के द्विराष्ट्र सिद्धांत की एक किताब लिखी 1930 में, जब जिन्ना इंग्लैंड में था, प्रैक्टिस कर रहा था, वकालत कर रहा था, तो उधर जिन्ना को तैयार किया अंग्रेजों ने। जिन्ना भी कन्वर्टेड मुसलमान था, एक पीढ़ी पहले उसके पिता ठक्कर थे और वो मुसलमान हुआ, फिर उसकी बेटी पारसियों के यहां चली गई। तो आप किस्सा समझिए। तो वो जिन्ना को वहां पर ट्रेंड किया जा रहा था, यहां पर सावरकर, और फिर उसी किताब के आधार पर काम शुरू हुआ। दोनों मिलकर के 3 राज्यों में सरकार चलाते थे, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, और बाद में देश को बांट देते। याद करिए, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं और वही रिश्तेदार हैं आपस में जिन्होंने गांधी को मारा था। वही चित्पावन ब्राह्मण जो यहूदी हैं, आए थे वहां से, और आने के बाद में कोंकण के समुद्री तट पर बस गए थे, जिससे कि वहां से अपने आप को चित्पावन ब्राह्मण घोषित कर दिया, क्योंकि ब्राह्मणों का उस समय सम्मान हुआ करता था। तो अपने आप को कैसे एडजस्ट करते, तो चित्पावन नाम के एक नए ब्राह्मण बन गए जो कभी नहीं होते थे। अब आप इस तरह के खेल को समझ सकते हो तो समझ लीजिए, क्योंकि अखबार भी इनके हैं, झूठ भी इनका है, अदालतें भी इनकी हैं, गवर्नर भी इनका है, सरकार भी। तो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, फिर भी लड़नी है, क्योंकि सच की लड़ाई लंबी चलती है। जी हां, कमर कसनी। जय